अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग की किताब पढ़ने से पहले अकाउंटिंग के बारे में और जानने से पहले आपको इन टर्म्स के बारे में अच्छी आपकी बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि यही टर्म्स जहाँ तक अकाउंटिंग ख़त्म होती है वहाँ तक इन टर्म्स का इस्तेमाल होता है। ये टर्म्स आपको पेज नंबर 7, 8 और 9 पर मिल जाएंगी। आज हम पार्ट 1 करेंगे इसकी टर्म्स का। इसमें हम 10 डेफिनेशंस को देखेंगे। वो है सबसे बिजनेस एंटिटी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, गुड्स, मर्चेंडाइज, परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट और अलाउंस। फर्स्ट जो डेफिनेशन जो हमारे पास टर्म है वो है बिजनेस एंटिटी। कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस कहते हैं। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉफिट कमा रही है तो वो उसको हम बिजनेस कहेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करें इसी में अगर हमें, तो 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं: सर्विस बिजनेस, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर। सर्विस मतलब आप कार वॉश कर लें, टीचिंग कर लें, या इस तरह के टीचिंग का बिजनेस है कोई भी, इस तरह की जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सर्विस बिजनेस कहेंगे। ट्रेडर्स का मतलब होता है कि आपने कहीं से माल खरीदा और फिर उसको आगे बेचा, इसको हम ट्रेडर कहेंगे। मैन्युफैक्चर का होगा कि आपने एक रॉ मटेरियल्स खरीदे और और फिर उसको मिला और उसका एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया, या फिर आपने कोई खेत खेत किया, उसमें आपने सीड्स किए और बाद में आपने उसका फ्रूट आपने बाजार में बेचा, तो ये आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा बिग बिजनेस एंटिटी एक ऐसा एक इकोनॉमिक यूनिट होता है जहाँ पर जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है, जिसमें कोई चीज़ जाती है और फिर कोई चीज़ आती है, और जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको समराइज़ किया जा सकता है और उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। मतलब एक बिजनेस एंटिटी एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वगैरह करता है, और जो उसकी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन को हमको रिकॉर्ड करना होता है, उसको समराइज़ करना होता है और उसको रिपोर्ट करना होता है। जो सेकंड टर्म है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब कितनी ओनरशिप के हिसाब से कितनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। पहली है सिंगल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी है पार्टनरशिप और तीसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले पे बात करते हैं सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जो हम अपने आसपास देखते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास बहुत सी करियाने की दुकानें, बहुत सी स्टेशनरी की दुकानें, और आप ये नोट करेंगे कि बहुत सारी दुकानों का सिर्फ एक ही ओनर होता है जो सारे मैनेजमेंट के डिसीजंस लेता है। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे उसी एक ओनर के होते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया आपको, कोई स्टेशनरी की दुकानें, सर्विस स्टेशन, रिटेल शॉप्स, करियाने की दुकानें। सेकंड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा ओनर्स हो सकते हैं। या तो वो एग्री करते हैं या तो प्रॉपर्टी को शेयर करने की, या तो आपस में पैसा मिलाते हैं, या फिर एक बंदा पैसा मिलाता है और एक स्किल मिलाता है, या फिर दोनों लोग स्किल्स मिलाते हैं और एक साथ मिलकर पैसे कमाते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली या फिर जैसा भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड में जो एक उनका एग्रीमेंट होता है, उन्होंने लिखा होता है कि हम ऐसे ऐसे प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सिंगल ओनरशिप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत से एग्रीमेंट्स होते हैं जो पार्टनरशिप्स के दरमियान होते हैं, कैसे प्रॉफिट लेके जाना है, एक के मर जाने के बाद क्या होगा, और दूसरे पार्टनर्स कैसे एंटर हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप से सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो हम अगली जो बिजनेस फॉर्म की बात करेंगे उससे ये आसान होता है। अगली है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानने के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि जैसे ही बिज़नेस बढ़ा तो लोगों ने ख्याल किया कि हमारे पास अगर बिज़नेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो तो हम और अच्छी तरह एक प्रोडक्ट्स बना सकेंगे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर दो भी हों, 10 बंदे लोग भी एक साथ मिलें तो वो इतने ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिज़नेस को 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो अगर 10 बंदे 1 करोड़ रुपए लगाएं, तो ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो जिनके पास 10 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़ा होता है। लेकिन अगर अगर बिजनेस को किसी ऐसे मॉडल में तब्दील कर दिया जाए कि हर एक बंदा 1-1 रुपए दे, जो है ओनरशिप का 1-1 रुपए दे और उस कंपनी का ओनरशिप का मालिक बन जाए, तो क्यों ना बन पाएगा। मतलब सिर्फ 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ लोग
आराम से दे पाएंगे और उनकी कोई फाइनेंशियली कैपेबिलिटीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक बिज़नेस, एक बहुत बड़ा कामयाब बिज़नेस ज़मीन से खड़ा हो जाएगा। अब जो ओनर्स होते हैं उनको प्रॉपरली तौर पर ओनर्स नहीं कहा जाता है जॉन्सटन कंपनी, उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है। जो उन्होंने 1 रुपया उस बिज़नेस को दिया, तो वो उन्होंने उसका सिर्फ एक छोटा सा शेयर लिया है, छोटा सा एक केक का एक छोटा सा हिस्सा लिया है। तो वो उस शेयर को बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसका ये खूबी होती है जॉनस्टन कंपनी की, इसलिए उनको ओनर्स नहीं शेयर होल्डर्स कहा जाता है। अब वो जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एक्ट कर सकती है, मतलब उसके पास सारे लीगल राइट्स होते हैं जो एक इंसान के पास होते हैं। एक इंसान का अपना नेम होता है, कंपनी का अपना नेम होता है। एक इंसान बाय और सेल प्रॉपर्टी कर सकता है, कंपनी बाय और सेल प्रॉपर्टी कर सकती है। एक इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है, लोगों से उधार ले सकता है, एक कंपनी भी उधार ले सकती है। और एक इंसान दूसरे इंसान को लेके लॉ सूट भेज सकता है, एक दूसरे इंसान को सू कर सकता है। इस तरह एक कंपनी भी दूसरे इंसान को सू कर सकती है। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह होती है लेकिन आर्टिफिशियल, और इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। आप देखते हैं कि कोका कोला, पेप्सी 100 से ज़्यादा सालों से दुनिया पर राज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स की बदौलत। अब तीसरी जो टर्म है वो है गुड्स और मर्चेंडाइज। इसकी डेफिनेशन है समथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पसेस। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो जो भी गुड्स बेच रहे होते हैं उसको वो लोग गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा कपड़े की दुकान में वो एक कपड़ा बेच रहा है तो वो अपने जो कपड़ों को एक गुड्स कहेगा। इस तरह एक वॉच डीलर है जो वॉच की दुकान खोली रही है उसने, वो अपनी वॉचेस को गुड्स कहेगा। और बट अगर जो क्लॉथ है एक वॉच डीलर के लिए वो एक गुड्स नहीं होगी, क्योंकि वो उसने फॉर एग्जांपल अगर एक वॉच डीलर ने कपड़े पहनने लिए जो बिजनेस में उसके काम आएंगे, लेकिन उसको वो सेल नहीं करेगा आगे, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं होगी, उसके लिए वो सिर्फ एक क्लॉथ होगी। इसी तरह परचेजेस। अब अकाउंटिंग में ना, जब आप अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो जो गुड्स होती हैं जिससे आप लोगों ने ख़रीदा होता है आगे बेचने के लिए, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस का नाम लेकर। जहाँ पे भी अब हम कहते हैं कि हमने गुड्स परचेज़ की हैं तो हम अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन में लिखते हैं परचेजेस। और अगर हमने एक कपड़ा बेचने वाले ने अगर कोई स्टेशनरी ख़रीदी है तो हम परचेजेस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टेशनरी अपनी अकाउंटिंग की बुक में। ये होता है फ़र्क परचेजेस में कि हम इसमें गुड्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जितने भी हम गुड्स परचेज़ करेंगे उसमें हम अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें हम परचेजेस लिखेंगे। इसके बाद है कैश परचेजेस। जब हम वन गुड्स आर परचेज एंड पेमेंट इज मेड टू हिम एट द सेम टाइम, जब गुड्स परचेज हों और जो उसकी कीमत है उसी वक्त अदा कर दी जाए, उसको हम कैश परचेज कहते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपके सामने पेश की है कि मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर 5000 रुपीज़ एंड पेमेंट हैज़ बीन मेड एट द सेम डेट। एक मिस्टर एक्स ने 5000 की गुड्स मिस्टर वाई से परचेज की और उसी दिन उसने उसके पैसे भी दे दिए, इसको हम कैश परचेज कहेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है टर्म है हमारे पास वो है क्रेडिट परचेजेस। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड पेमेंट इज नॉट मेड एट द सेम टाइम, कि जब हम गुड्स परचेज करें आगे से परचेज करें लेकिन हम उसकी पेमेंट जो अपने सप्लायर को है, जो हाँ जिसने हमें गुड्स भेजी हैं, हम उसको उस वक्त पे ना करें जब, बल्कि हम वादा करें कि हम कोई अगली किसी डेट पर हम उसको पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर 5000 rupees on 1st Jan 2017. A agreed to make the payment on 15 January 2017 कि मिस्टर ए ने 5000 रुपये की चीज़ ली मिस्टर बी से, मगर पैसे जो उसने वादा किए देने को वो दिए 15 जनवरी को। इसको हम क्रेडिट परचेजेस कहेंगे। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है परचेज रिटर्न। गुड परचेज कैन बी सेंड बैक टू द सप्लायर टू द सेलर फॉर सम रीजन। रीजन उसकी क्या हो सकती हैं? डिफेक्टिव हो, लो सेलर हो, कि आपने जो गुड परचेज किए हैं वो आप सेंड बैक कर सकते हैं उसके सेलर को कुछ रीजंस की वजह से, और वो रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे डिफेक्टिव हो सकते हैं, जो आपने क्वालिटी का उनको कहा था कि आप इस क्वालिटी की हमें गुड्स देना भेजना, उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया, तो हम ऐसे गुड्स को हम वापस भेज सकते हैं। ऐसे गुड्स को हम परचेज रिटर्न्स भी कहते हैं, रिटर्न टू सप्लायर भी कहा जाता है, इसके अलावा रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहा जाता है। इसकी नेक्स्ट जो टर्म है वो है परचेज डिस्काउंट। कंसेशंस गिवन बाय द सप्लायर टू द बायर इज कॉल्ड परचेज डिस्काउंट फॉर बायर।
अगर बायर जो है एक कंसेशन दी जाए, अगर हम जो चीज़ें बेच रहा है वो उसके बायर को एक कंसेशन दे चीज़ों में, मतलब कुछ डिस्काउंट दे, तो उसको हम परचेज़ डिस्काउंट कहेंगे। बायर की तरफ से जब जब बायर उसको अपनी किताब में लिखेगा, वो लिखेगा परचेज़ डिस्काउंट, क्योंकि वो अपनी अपनी किताब में लिख रहा है, तो इसे वो परचेज़ डिस्काउंट होगा। लेकिन अगर इसी बात को उल्टा कर दिया जाए कि जब सेलर ने डिस्काउंट दिया परचेज़ को बायर को, तो वो अपनी सेलर जो अपनी किताब में लिखेगा सेल डिस्काउंट। ये आपने बात रखनी है, बायर की तरफ से वो होगा परचेज डिस्काउंट और सेलर की तरफ होगा वो सेल डिस्काउंट। जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो टर्म है वो है अलाउंस, प्राइस रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, जब आपने कोई चीज़ ली, तो आपने देखा कि इसमें तो डिफेक्ट्स हैं, तो आप अपने उसके सेलर के पास गए, आपने कहा इसमें तो काफ़ी डिफेक्ट्स हैं, मैं इनको पूरी कीमत से नहीं खरीदूंगा, अगर आप मुझे कुछ अलाउंस देंगे। फॉर एग्जांपल 1000 की चीज़ है, आपने देखा कि काम तो आ सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला है, तो आप उसके सेलर के पास जाएंगे और कहेंगे मैं इस चीज़ को ख़रीद लूँगा, लेकिन आपको इसकी कीमत थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो वो फिर जो सेलर है वो एक अलाउंस देता है। जिस तरह पहले हमने परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट में बात की, वही जो हम कॉन्सेप्ट है वो इधर भी लगाएंगे। पर जब अलाउंस दिया जाएगा, तो वो बायर के लिए वो होगा परचेज अलाउंस और सेलर के लिए वो होगा सेल अलाउंस। अपनी किताब में वो परचेज अलाउंस लिखेगा और सेलर अपनी किताब में सेल अलाउंस लिखेगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कॉन्सेप्ट्स आपको उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच।